Good morning all of you. Welcome to Isaac School. Today we will take up class 5 EVS. We will take up chapter number 2. Chapter number 1 has already been discussed. The name of the chapter is Feelings and Senses. आज हम लोग चैप्टर 2 EVS का पढ़ेंगे क्लास 5 का. चैप्टर का नाम है फीलिंग्स एंड सेंसेस. फीलिंग्स यानी एहसास और सेंसेस यानी किसी भी चीज़ को महसूस करने का, समझने का जरिया. समझ, तो एहसास और समझ इसके बारे में हम लोग जानेंगे. क्या वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम लोग दूसरों के और अपनों के एहसास को समझते हैं और अपने एहसास को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और एहसास होते क्या है, और इन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे. पहला टॉपिक है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि पसंद और नापसंद के बारे में बात होगी. दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान के लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद को प्रभावित करती हैं. तीसरा टॉपिक है सेंसिंग थिंग्स, यानी हम लोग चीज़ों को किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से शरीर के कौन से ऑर्गन्स है जो हमें चीज़ों को महसूस करने में मदद करते हैं, और क्या पूरा प्रोसेस है. चौथा टॉपिक है स्पेशल पीपुल, उन लोगों के बारे में जानेंगे जो हम सब लोगों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है. और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पेशल पीपल हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि कैसे कुछ इन स्पेशल लोगों में से कुछ लोगों ने काफ़ी अचीव किया. उसके बाद होमवर्क पे होगा. लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद. हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ पसंद और नापसंद होता है, और ये पसंद और नापसंद, ये जो फीलिंग्स होते हैं, ये इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, ये सब अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है. एक ही सिचुएशन में कोई एक व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद आ सकती है, कोई दूसरे को पसंद नहीं आ सकती. यहाँ तक कि अगर एक हम मूवी भी देख रहे हैं, कोई मूवी किसी को बहुत ख़राब लग सकती है, वही मूवी किसी को बहुत अच्छी लग सकती है. किसी को कॉमेडी मूवी पसंद है, किसी को फैमिली ड्रामा पसंद है, किसी को एक्शन मूवीज़ पसंद है. तो ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं. और ये लाइक्स और डिसलाइक्स एक तो पर्सन का इनहेरेंट जो टेंडेंसी होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी इनबॉर्न बचपन के साथ कुछ लोग कुछ पसंद नापसंद को लेके आते हैं. और एक ही फैमिली में हम लोग देखते हैं कि दो भाई, दोनों का लाइक्स एंड डिसलाइक्स थोड़ा अलग हो सकता है. बट बाई एंड लार्ज ये हम लोग देखते हैं कि ये जो फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये काफ़ी हद तक फैमिली पे और भी कई चीज़ों पे निर्भर करती है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. अगर हम लोग आपके दोस्त की बात करें तो आप अगर एक ऐसा लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपना फेवरेट फूड, अपना फेवरेट ड्रेस, अपना फेवरेट कलर, अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम, अपना फेवरेट सब्जेक्ट और अपना फेवरेट गेम को लिखें, और सबसे ज़्यादा नापसंद खाना, ड्रेस, कलर, टीवी प्रोग्राम, विषय और खेल को एक तरफ लिस्ट कर दें. और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसका भी लाइक्स और डिसलाइक्स को इसी तरह से कर लेंगे. तो देखेंगे कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है उसकी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स से काफ़ी वेरी करता है. हो सकता है कोई एक दो फैक्टर में दोनों का सेम हो, लाइक्स को डिसलाइक हो, और कुछ फैक्टर्स में अलग भी हो. तो आप लोग ये एक एक्सरसाइज अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं कि देखते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड और आपका लाइक और डिसलाइक कितना मिलता है या कितना एक दूसरे से अलग है इन टॉपिक्स पे. सवाल उठता है कि कैसे करें लॉकडाउन में. फ़ोन पे कर सकते हैं आप लोग अपने, मुझे उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे टच में ज़रूर रहते होंगे. ठीक, तो ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अफेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस जीवन में, आपने किस तरह के एक्सपीरियंसेस को हुआ है, आपको किस तरह की चीज़ों से सामना हुआ है, आप किस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, किस परिवेश में पले बढ़े हैं. इन सब बातों से आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स प्रभावित होता है काफ़ी हद तक. तो मुख्यतः कौन कौन से पॉइंट्स हैं. सबसे पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह के फैमिली में आपका जन्म, पालन पोषण हुआ है, वो आपके लाइक्स डिसलाइक्स को प्रभावित करता है. और आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, आप जिस फैमिली में या जिस समाज के हिस्सा है उस समाज में किस तरह के ट्रेडिशंस, किस तरह के रीति रिवाज प्रचलन में है, वो भी आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित करेगा. इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित करता है. आपका पेशा क्या है, आप कौन सा काम करते हैं. और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ एक चीज़ मूड पे भी डिपेंडेंट होता है, यानी कोई आप कभी कभी जब आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपकी फेवरेट फिल्म भी आपको देखने का मन नहीं करेगा. या कभी अगर आपका मूड बहुत अच्छा है
तो जो अदरवाइज एक मूवी जो आपको बिल्कुल नापसंद है वो भी आप खेल लेंगे, देख लेंगे कि चलो देख लेते हैं। तो काफ़ी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स मूड पे भी डिपेंड होता है। कोई एक एक्टिविटी जो किसी एक समय में आपको पसंद आ सकती है, किसी दूसरे समय में हो सकता है आप उसको पसंद ना करें क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ को तो आप लोग सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और फाइनली कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके बुक में जिस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की हुई है चैप्टर में, पर जिस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित कर सकती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारक हैं जो आपकी पसंद और नापसंद को प्रभावित करते हैं। इसमें से सबसे पहला कारण है या कारक है फैमिली। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं फैमिली का, कि कुछ खास फैमिली में कुछ खास तरह की चीज़ें को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन किसी और फैमिली में उसको उतना बुरा नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप लखनऊ या हैदराबाद के रहने वाले हैं, खास करके अगर लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आप जनाब करके बात करेंगे। और जब आप जनाब करके बात करने वाले एक परिवेश से पल बढ़ के आए हैं, और जब आप हरियाणवी हिंदी से जब आपका सामना होगा, तो उनकी बोली सुन के आपको लगेगा जैसे ये लोग कितने बदतमीज, जबकि वो बदतमीज नहीं है। हरियाणा के लोगों से ज़्यादा दोस्ताना कोई नहीं होता है, बहुत दोस्ताना बिहेवियर होता है उनका, लेकिन उनका दोस्ताना एक अलग लेवल का होता है। उनकी जो दोस्ती होती है इसमें इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत समझ में आती हैं। तो फैमिली जो है, फैमिली से आप कांस्टेंट इंटरेक्शन करते हैं, लगातार आप अपनी फैमिली मेम्बर से बातचीत करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से अलग अलग लेवल्स पे बात करते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके साथ मोमेंट शेयर करते हैं, खुशियाँ और दुख शेयर करते हैं। तो ये जो आपका लगातार उनके साथ मिलना और राब्ता कायम होता है, इसकी वजह से किसी भी पर्सन के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को सबसे ज़्यादा इसकी फैमिली अफेक्ट करती है। दूसरा है कि फैमिली का प्रोफेशन भी आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित कर सकता है। मसलन कि अगर आप एक वकील के बेटे हैं, तो कानूनी तरह की भाषा और इस तरह की चीज़ें आपको रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलेगी, या आपका रोज़मर्रा का आमना सामना कुछ इस तरह के किरदारों से होगा जिससे बाकी किसी और फैमिली के लोग थोड़ा सा डरेंगे। तो ये फैमिली प्रोफेशन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित कर सकता है, दोनों वे में प्रभावित कर सकता है। ये भी हो सकता है कि कभी आप किसी खास फैमिली प्रोफेशन में हैं और उस फैमिली का सब कुछ देख रहे हैं हरकत, तब तो आप उसको उससे चिढ़ भी हो सकती है, या फिर आप उससे यूज टू भी हो सकते हैं कि हाँ ये तो होता है, कॉमन सी बात है। तो ये है इसका सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। अगर आप देखिएगा तो एक मछली की जो स्मेल होती है उसमें आप ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते हैं। मतलब मछली बाजार में आप चल जाएं तो उसके स्मेल से थोड़ी ही देर में लगेगा कि जल्दी से भागो, निकलो यहाँ से। लेकिन एक फिशरमैन की फैमिली जिसका जीवन भर उसी माहौल में रहना है और जिनका जीने का जो ये है वो इसी पे डिपेंडेंट है, आजीविका का साधन है, इसी पर डिपेंडेंट है। तो वो लोग दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिश के स्मेल को इतना महसूस करते हैं, सूंघते हैं कि उनको इस स्मेल की आदत हो जाती है। और बाज़ दफ़ा तो अच्छा भी लगने लगता है, वो स्मेल नहीं होने से उनको थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो सकता है, लगता हो। लेकिन कोई एक नॉर्मल फैमिली जो फिशरमैन की फैमिली नहीं है, वो उस स्मेल को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह का एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि अगर आप एक हॉस्पिटल में गए हैं तो 10 मिनट में ही हमको कैसा अजीब अजीब सा स्मेल, जो दवाइयों की स्मेल है वो अजीब अजीब सा फीलिंग देने लगता है, लेकिन एक डॉक्टर को उसकी आदत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिशंस है, कुछ ट्रेडिशंस का सबसे ज़्यादा प्रभाव इंसान की ईटिंग हैबिट्स पे होता है, खान पान के तरीकों पे, कि वो किस तरह से खाते समय उठते बैठते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, ऊपर बैठ के खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, चटाई में खाते हैं, डाइनिंग टेबल में खाते हैं, खाने से पहले क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, किस तरह का खाना बहुत पसंद है, किस तरह का खाना नापसंद है। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशंस इनको बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपकी फैमिली में नॉन वेज का ट्रेडिशन नहीं है कि आप लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो फिर आपको नॉन वेज का स्मेल भी नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज है, तो आपको उसकी स्मेल से कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक तो वेज नॉन वेज का एग्जांपल है, जो लोग वेजिटेरियन है वो बाज़ दफ़ा तो अंडा और उसका स्मेल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं जो अपना खाना में ओनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक जो टिपिकल एरोमा होता है ओनियन और गार्लिक का, एक अलग तरह की जो
बू होती है ओनियन और गार्लिक की, और जो खाने में डालने से भी उस तरह की बू आ जाती है। तो जो लोग नहीं खाते हैं तो वो ओनियन और गार्लिक डला हुआ खाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और कच्चा ओनियन और गार्लिक खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी। फिर इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कोकोनट। कोकोनट साउथ इंडिया में इतना कॉमनली पाया जाता है, इतना इजीली अवेलेबल है, और वहाँ के ट्रेडिशंस में जितने खाने हैं वो कोकोनट का किसी न किसी फॉर्म में रहना ही है, उसके बिना खाना अधूरा है। अगर आप सांभर और इडली वड़ा भी खा रहे तो नारियल की चटनी रहेगी, डोसा भी खा रहे तो साथ में नारियल की चटनी रहेगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो लोग नारियल के तेल में ही बनाते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में पंजाब के साइड में सारी चीज़ें सरसों के तेल में बनाई जाती है। अब गुजरात में जाएंगे तो सारा चीज़ ग्राउंडनट ऑयल में ज़्यादा बनेगा। तो वो भी डिपेंड करता है। तो नारियल के स्मेल से वो लोग बिल्कुल, या नारियल के सिर्फ स्मेल नहीं, फ्लेवर से वो लोग बिल्कुल इतने ये हो गए, मानूस हो गए हैं कि उनको नारियल बहुत पसंद आता है, जो कि शायद किसी नॉर्थ इंडियन को उतना पसंद ना आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स। कल्चर, इंसान के जो कल्चर है या जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो भी आप के ट्रेडिशंस को और ईटिंग हैबिट्स को बहुत प्रभावित करते हैं। मसलन आप अगर एक जैन परिवार से हैं तो फिर नॉन वेज खाने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर का मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, या फिर डॉक्टर नहीं भी है, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, या फिर किसी नर्सिंग होम को चलाते हैं, या नर्सिंग होम में आप अकाउंटेंट भी अगर हैं, तो फिर आप यू बिकम यूज टू द स्मेल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का स्मेल वगैरह से आप इतना यूज टू हो जाते हैं कि जो आपको बिल्कुल अनयूजुअल नहीं लगता। लेकिन एक आम आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो आपने फ्रेज भी सुना होगा कि अगर हॉस्पिटल में घुसते के साथ बीमार बीमार लगने लगता है। वो बीमार बीमार नहीं लगता है, बस वो आप यू आर नॉट यूज टू दैट स्मेल ऑफ मेडिसिन। आपको वो मेडिसिन के स्मेल की आदत नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे हम बीमार पड़ गए हैं। और जनरली विटामिन कैप्सूल्स या इस तरह की चीज़ों का जो स्मेल होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है। बट इट्स ओके एंड क्वाइट नॉर्मल जो इस प्रोफेशन में उन लोगों के लिए। या फिर आप रैक पिकर बोलते हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, कचरा चुनने वाले लोग हैं, या गार्बेज कलेक्टर है, या फिर म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में ही जो लोग कचरा लेने आते हैं, तो वो सब वो लोग हैं। उनको भी गार्बेज का स्मेल उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है जितना किसी एक नॉर्मल लोगों को लगता होगा जो गार्बेज कलेक्शन के एरिया में काम नहीं करते होंगे। तो ये ऑक्यूपेशन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रभावित करता है। मूड्स, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल लाउड म्यूजिक जो है, जब आप हॉलीडे मूड में होंगे या पार्टिंग मूड में होंगे, या आपका रिजल्ट आया और आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस समय आपको लाउड म्यूजिक बहुत पसंद आएगा, आप नाचना चाहेंगे गले में मेहंदी का भांगड़ा वाला गाना लगा के। लेकिन हो सकता है कि नॉर्मली आप उस तरह के इंसान ना हो, आपको सॉफ्ट और मेलोडियस म्यूजिक पसंद आता हो। लेकिन जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप लाउड म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप कितने भी अगर क्या उसको बोलते हैं, कितने भी एक्सट्रोवर्ट और आउटगोइंग पर्सनालिटी क्यों ना हो, और आपको लाउड म्यूजिक नॉर्मली कितना भी पसंद क्यों ना हो, लेकिन जब आप बीमार हैं या आपका एग्ज़ाम अराउंड द कॉर्नर है, या एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी और काम में मसरूफ है, उस समय को और लाउड म्यूजिक बजाएगा तो फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आपका मूड्स भी प्रभावित करता है। और एक और जो लास्ट थिंग था, जो अदर फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर्स में सबसे बड़ी बात है ज्योग्राफी और क्लाइमेट। किसी भी जगह का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक उस जगह की ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेगिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे सूखा है और पानी की बहुत किल्लत है, और तो फिर वहाँ पे आपका रहन सहन अलग होगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह में रह रहे हैं जो बहुत ही वेट कंडीशंस है, तो वहाँ पे आपका रहन सहन अच्छे अलग होगा। फिर जब वो रहन सहन अलग होगा तो फिर आपका खान पान और लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो लोग बंगाल में रहते हैं तो हुगली रिवर और सी की नज़दीकी के कारण, या फिर नॉर्मली भी जो लोग सी शोर पे रहते हैं, या साउथ इंडिया में जिस तरह से लोग हैं, तो दे प्रीफर फिश उनको बहुत पसंद है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। तो वो उनके खान पान में इतना घुल मिल गया है कि अब उनका वो पसंद ही हो गया है। वो अगर ऐसी जगह में नहीं भी हो जहाँ पे रिवर अवेलेबल हो, या फ्रेश वाटर फिश या सी वाटर फिश नहीं भी अवेलेबल हो, तो भी वो फिश खोजेंगे कि मतलब एक आध पीस भी मिल जाए तो मिल जाए, उस तरह से।
तो ये डिपेंड करता है। सिमिलरली मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले ऑयल का दिया था कि अलग अलग जगहों में इंडिया में अलग अलग ऑयल यूज़ होता है, कहीं रिफाइन या सैफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल यूज़ होता है। गुजरात के साइड में ग्राउंडनट बहुत होता है, वहाँ का क्लाइमेट ग्राउंडनट के लिए मुफीद है, तो वहाँ का खान पान में भी ग्राउंडनट ऑयल में काफ़ी कुकिंग होती है। पंजाब में मस्टर्ड ऑयल की कुकिंग, मस्टर्ड ईजिली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल एज इन वहाँ ग्रो करता है, रबी क्रॉप यानी सर्दियों में मस्टर्ड खूब होता है, तो फिर वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। और फिर वहाँ तो सरसों का साग तो फेमस है ही है। तो खान पान में वो सारी चीज़ें आ जाती है ज्योग्राफी की वजह से। फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो खट्टा खाना आपको बहुत कॉमन है कि खट्टापन खाने में रहेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया के लोग पसंद नहीं करेंगे। बट क्या है कि वहाँ खट्टा खाना एक तरह की वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मजबूरी है, वहाँ पे बहुत ही हॉट एंड वेट कंडीशंस है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उस चीज़ को खट्टा खाना उस चीज़ को प्रिजर्व करता है, तो वो मजबूरी है। अभी कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी अगर उसको साउथ इंडियन डिश भी खाना होगा तो उसको नॉर्थ इंडिया तरीके से बनाने सीख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ का जो सांभर या इडली या ये क्या होता है वो डोसा डोसा, वो सारी चीज़ें जो है उसमें खट्टापन ज़्यादा होगा वहाँ के सांभर में विशेषकर, और टमाटर वाला खट्टापन भी कहीं कहीं पे भी दिखेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया के लोग पसंद नहीं करेंगे। तो वही डोसा जब नॉर्थ इंडिया में बनेगा तो उतना खट्टा नहीं रहेगा। तो दूसरे जगहों के खानों को भी जब हम लोग अपनी जगह पे लेते हैं तो उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर देते हैं। तो ये है तो ये अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को। ऑयल की बात मैंने कर दी है। इसके अलावा हाँ, रोटी पंजाब में जैसे वीट इज ग्रोन, वीट पंजाब का क्लाइमेट थोड़ा, पंजाब का विंटर थोड़ा हार्श है, ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वीट ज़्यादा ग्रो होता है, इसीलिए पंजाब के लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर लाइव स्टॉक, वहाँ लाइव स्टॉक यानी गाय भैंसें वहाँ बहुत होती हैं, तो वहाँ के लोग खाने में दूध से बनी हुई चीज़ें, लस्सी वगैरह खूब पसंद करते हैं। जबकि वेस्ट बंगाल एक तरह से राइस का गढ़ है, या आंध्रा राइस का गढ़ है, खूब राइस होता है, तो वहाँ जब चावल ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग चावल खाना भी पसंद करते हैं, तो चावल डिशेज भी चावल की तरह ही होते हैं। तो दीज आर द फैक्ट्स, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, ये सब पसंद नापसंद को। Now we'll talk about sensing. What does sense mean? Sense means नॉर्मल पार्लेंस में जो हम लोग सेंस की बात करते हैं, तो जैसे कोई बेवकूफ़ी भरा कोई काम कर देता है तो उसको नॉनसेंस बोलते हैं, या बोलते हैं क्या तुम समझ वझ नहीं है, सेंस वेंस नहीं है। यानी सेंस का एक नॉर्मल मीनिंग होता है समझदारी। पर अगर टेक्निकली बोला जाए तो सेंस मतलब कि अपने ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके किसी चीज़ को फील करना, उसके या तो टेस्ट को, या उसकी बुनावट को, या उसकी आवाज़ को, या उसके स्मेल को, वही सेंसिंग कहलाता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स बेसिकली 5 है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि क्लास यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं। और जब भी कोई सेंस ऑर्गन किसी एक स्टिमुलस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो सेंस ऑर्गन उस चीज़ को एक महसूस करता है, फिर वो एक मैसेज भेजता है ब्रेन्स को उस चीज़ की, उस फीलिंग्स के बारे में, और ब्रेन जो है उस मैसेज को अलग तरह से परसीव करता है, अलग तरह से रीड करता है, और उसका फिर उसको रीड करके वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस वापस भेजता है जिस ऑर्गन पे एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम इफ़ यू आर पासिंग बाय ए प्लेस जहाँ पे बहुत बदबू है, हम लोग ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत बदबू है, तो मेरे नाक में वो स्मेल जाएगा, और मेरे नाक में जो स्मेल के सेंसरी बर्ड्स हैं वो सेंस करेंगे कि बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो इमीडिएटली एक मैसेज पहुंचाएगा हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को, हमारा नाक, और हमारा ब्रेन फिर इंस्ट्रक्शन हमारे हाथ को देगा कि जो है आपकी नाक को ढक लो थोड़ी देर के लिए ताकि वो बदबू से बच जाए। तो दिस इज द वे द एंटायर बॉडी वर्क्स। इसका डिटेल में बायोलॉजी में जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। सो बेसिकली सेंस ऑर्गन्स वो किसी चीज़ को फील करता है, जैसे आइज़ किसी चीज़ को देखेगा, ईयर्स किसी चीज़ को सुनेगा, नोज किसी चीज़ को स्मेल करेगा, स्किन टच करके किसी चीज़ को फील करेगा कि वो रफ है या स्मूथ है या कैसा है, या स्लाइमी है कैसा है, टंग किसी चीज़ को टेस्ट करेगा, फिर वो फीलिंग, वो मैसेज पहुंचाएगा सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को, ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा, उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा,
एंड देन जरूरी इंस्ट्रक्शंस एक्शन के लिए कंसर्न ऑर्गन को भेजेगा। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस, सेंसिंग का प्रोसेस है। और ये सारा चीज़ 1 सेकंड में हो जाता है। मतलब ये जो इतना बड़ा प्रोसेस जो हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, उससे यू डोंट परसीव, आप लोग ऐसा मत समझिए कि इसमें कुछ टाइम लगता है। ये पूरा प्रोसेस एकदम सेकंड के भी 10वें 100वें हिस्से में हो जाता है। आप अगर किसी गर्म प्लेट को छू देते हैं और छूते के साथ आपका हाथ बिल्कुल वापस आ जाता है, बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन। वो जो एक नैनो सेकंड जिसको बोलेंगे, वो नैनो सेकंड में ऑर्गन ने मैसेज तक, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा दिया, ब्रेन ने वापस मैसेज भी भेज दिया और ऑर्गन को बोल दिया कि आपका हाथ वहाँ से जल्दी से गर्म प्लेट से हटाओ। तो ये पूरा हो जाता है। और ये सेंसिंग जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैसेजेस को समझना या कम्युनिकेट करना सिर्फ बड़े कर सकते हैं, बच्चे भी इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। इवन ए चाइल्ड डज इट, है ना। वो क्या करेगा कि वो रोएगा जब उसको भूख लगेगी या किसी तरह की कोई परेशानी होगी, तो वो रो के अपने डिस्कम्फर्ट को या भूख को समझाएगा। नॉर्मली उसकी मम्मी या उसके पेरेंट्स या उसके जो क्लोज हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, हर कोई शायद ना समझ पाए। तो ये पूरा सेंसिंग का एक सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। अब विल टॉक अबाउट सम स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल वो लोग हैं जो हमसे थोड़े से अलग हैं, उनका कोई एक ऑर्गन हमारी तरह बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। हो सकता है वो कम देखते हो, कम सुनते हो, बोल नहीं पाते हो। तो ऐसे लोगों को स्पेशल पीपल बोला जाता। पुराने ज़माने में इनको डेरोगेटरी टर्म्स वगैरह यूज़ किया जाता था, अंधा, लंगड़ा, बहरा वगैरह। बट आजकल हम लोगों को हम लोग इनको फिजिकली डिसेबल बोलने की जगह स्पेशली इनेबल्ड लोग भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली डेफ लोग आते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते, या फिर किसी और तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। हमारा कल्चर भी इवॉल्व कर रहा है। पहले ज़माने में कोई अगर डिसेबल होता था तो उसको उसकी बुराई समझी जाती थी और चिढ़ाया भी जाता था। तो बहुत कॉमन था, किसी को लंगड़ा बोल दिया, किसी को लूला बोल दिया तो लोग चिढ़ जाते थे। बट अब समाज चेंज हो रहा, हमारी मेंटेलिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखनी चाहिए। बल्कि आपकी किताब में तो दिया हुआ है कि उनको स्पेशल केयर के साथ देखना चाहिए, पर वो किताब की बात है। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि उनको स्पेशल भी नहीं, इतना भी स्पेशल ट्रीट ना किया जाए कि उनको लगने लगे कि हम अनयूजुअल हैं। वी शुड ट्रीट देम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग। ये मेरा अपना सोच है। तो बहरहाल स्पेशल पीपल में यही लोग आते हैं। फिजिकली डिसेबल मतलब कुछ एक अंग काम नहीं कर रहा है। मेंटली चैलेंज में वैसे लोग आ जाते हैं जिनको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये भी फिर अगेन कई कैटेगरीज की होती हैं कि कुछ लोग समझ पाते हैं पर अपनी फीलिंग्स को उतना क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग देर से रिएक्ट करते हैं। तो मेंटली चैलेंज लोगों का भी फिर अलग अलग ग्रुप है। ये अभी आपका इस क्लास में के स्कोप में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाउ अबाउट कॉलिंग देम स्पेशली एबल्ड रादर देन हैंडीकैप्ड, यानी उन लोगों को हैंडीकैप्ड बोलने की जगह या फिजिकली डिसेबल बोलने की जगह हम लोगों को बोलना चाहिए स्पेशली एबल्ड, यानी उन लोग को कुछ खास एबिलिटी है, हम लोगों से कुछ अलग एबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दिस अगेन नॉट फ्रॉम योर बुक, ये मेरा अपना इंटेक है। स्पेशली एबल्ड इसलिए कहना चाहिए कि नॉर्मली इसकी 2 वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि इट टेक्स ए लॉट ऑफ गट्स, मतलब हम लोगों में या जो भी आदमी का कोई एक ऑर्गन उतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा बाकी लोगों को जैसा, तो आप देखिए कि उसमें एक स्पेशल एबिलिटी है कि जो उसको बिना उस ऑर्गन के भी बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी जिला देता है और बाकी लोगों से बेहतर ज़िंदगी भी बस दफ़ा जिलाता है और हम लोग के साथ साने से साने मिला के चल सकते हैं। तो उनका स्पेशल एबिलिटी है ना। हमारे पास अच्छा बैट है तो हम तो रन बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई ख़राब बैट से रन बना दे वो ना स्पेशल है। तो इस प्रकार हमारे पास सारा ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट है, उसके बाद हम लोग अपने सारे काम ठीक से कर पा रहे हैं। तो हम लोग स्पेशल हुए या वो लोग स्पेशल हुए जिनके पास एक ऑर्गन थोड़ा कम काम कर रहा है फिर भी हमारी तरह अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो इसीलिए उनको स्पेशली एबल्ड बोलना चाहिए, ठीक है। और उनका स्पेशल केयर और लॉट्स ऑफ लव और अटेंशन देना चाहिए। ये बुक का टेक है, मेरा टेक है कि नहीं, उनको एक नॉर्मल ट्रीट करिए। यू डोंट मेक देम फील, आप उनको ऐसा फील मत होने दीजिए कि वो बिल्कुल अलग हैं। वो उनको बस बल्कि इनकरेज कीजिए ये फील करने के लिए कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। तो ये है, उनको स्टैंड आउट करने के लिए इनकरेज करना ज़रूरी है। और सरकार ने भी कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जी भर तक मुमकिन हो। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि पब्लिक प्लेसेस जितने भी होते हैं, सिनेमा हॉल और सरकारी दफ्तर, स्कूल्स वगैरह में रैम्प्स अवेलेबल हैं ताकि उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत ना हो। या फिर जो स्कूल्स है पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं तो
तो वहाँ पे भी रैम्प्स बोला जाता है कि बनाए, या सिनेमा हॉल्स है तो ज़्यादातर आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, तो वहाँ पे भी रैम्प फैसिलिटी होनी ही चाहिए। तो गवर्नमेंट मेक श्योर कि अपने तो सारे बिल्डिंग्स में रैम्प्स वगैरह अवेलेबल हो, रेलिंग अवेलेबल हो, ताकि वो लोग पकड़ के चढ़ सके, व्हील चेयर को आसानी से मूव कर सके। तो ट्रेन, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स में इसको अवेलेबल हो, प्लस प्राइवेट जो वेंचर्स हैं उनकी बिल्डिंग्स में भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये द गवर्नमेंट मेक्स श्योर, इंश्योर्स दिस। दूसरा पॉइंट है कि कुछ और है, जैसे डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कुछ लो फ्लोर बसेस चलाई हैं, यानी कि जिनका वो फ्लोर नीचे होता है, ताकि स्पेशली एबल्ड लोग जिनको थोड़ा पैर में तकलीफ वगैरह है तो उसमें आसानी से चढ़ सकें। बहुत सारे बसेस में सीट्स रिजर्व होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। मेट्रो ट्रेन में भी होते हैं, ट्रेन्स में भी होती हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल स्कूल्स भी सरकार ने चलाए हैं उन लोगों के लिए जिनको अलग अलग ढंग से उनकी एबिलिटी को या डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट भी, जो गवर्नमेंट नौकरियों में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें कुछ रिजर्व सीट्स भी होती हैं ऐसे लोगों के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल अचीवर्स। इस टॉपिक में हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जन्म से या किसी एक्सीडेंट या किसी भी परेशानी की वजह से जिन्हें अपने शरीर का कोई एक महत्वपूर्ण अंग खोना पड़ा या वो कमज़ोर हो गए, और फिर भी उन्होंने अपनी कुव्वत से, अपनी दृढ़ शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से उन हाइट्स को, उन बुलंदियों को छुआ जो कि एक आम इंसान भी या एक नॉर्मल हम जैसे लोग जिनका सब सही सलामत होता है, सब कुछ हाथ पैर, उनसे ज़्यादा अचीव कर पाए। तो इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल अचीवर्स ऐसे लोग हैं, इनके लिए दुगना रिस्पेक्ट आता है। एक तो अचीवर्स के लिए हम लोगों के मन में ऐसे ही रिस्पेक्ट होता है कि जिन्होंने कुछ अचीव किया जीवन में, कुछ अच्छे काम किए, महान काम किए, और उस पर भी अगर आपके पास कोई एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज है या कोई ऐसी परेशानी है जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा आपकी यात्रा को या आपकी कहानी, सफलता की कहानी को और मुश्किल बनाती हो, और फिर भी आप अचीव करते हैं, तो आप काबिल तारीफ हैं। तो ऐसे ही एक स्पेशल अचीवर है हेलन केलर। वो बेसिकली हेलन केलर 18 महीने की जब थी तो उन्होंने सी लॉस्ट हर आई साइट एंड एबिलिटी टू हियर। वो अपना देखने की शक्ति और सुनने की कुव्वत उनकी लॉस्ट हो गई थी 18 महीने में ही, यानी कि लगभग 1.5 साल में ही। और उसके बाद फिर 7 साल की उम्र में उनको एक टीचर मिली, अन्ने सुलिवन, जिन्होंने उनको साइन लैंग्वेज सिखाया, और इस लैंग्वेज की मदद से, अपने इस टीचर से सीखे हुए ज्ञान की मदद से, फिर वो अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने लगी, सीख गई। और फिर बाद में यही हेलन केलर, जो कि 18 महीने की उम्र में जिनकी देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, वो आगे चलकर वर्ल्ड फेमस, बहुत ही रिनोन्ड एक टीचर बनी, इंस्पिरेशनल स्पीकर बनी, ऑथर बनी। उन्होंने कुछ किताबें लिखी जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ, प्लस उनके मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इंस्पायर होके जाते हैं। तो हेलन केलर स्पेशल अचीवर्स हैं। ऐसी एक स्पेशल अचीवर हमारे इंडिया में भी है जिनका नाम है सुधा चंद्रन। एक फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1964, 1964 में उनका जन्म हुआ था, और 1981 में जब वो 17 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उनका एक पाँव उन्होंने लूज़ कर दिया था, उनके एक पाँव कट गया था, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी भी अब अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएंगी, चल नहीं पाएंगी, डांस करना तो दूर की बात है। पर देखिए कि उनका दृढ़ विश्वास, उनका आत्मविश्वास, उनकी शक्ति, उनकी कुव्वत, उनका सफल होने का जज्बा कितना ज़बरदस्त था कि ना सिर्फ वो अपने पैरों पे खड़ी हुई और चली, बल्कि वो फिर से एक ट्रेन डांसर बनी और अच्छा डांस अभी भी करती हैं। और ये उनका परसिवियरेंस दिखाता है, यानी उनका अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति सतत लगन दिखाता है। वो फिर से डांस कर रही हैं। डांस के लिए वो एक आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल करती हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी स्पेशल अचीव किया है। ये हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जब ये लोग एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज के बावजूद इतनी कामयाबी की बुलंदियों पे चढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। अब हम लोग एक और स्पेशल अचीवर के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। ये वर्ल्ड फेमस ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं,
और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में इनकी गणना होती है। और उनका एक बुक है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स के लिस्ट में है। यानी ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। और इनका फिजिक्स पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ था। और इनकी जो एक हैंडीकैप है, जो कि एक बहुत बड़ी हैंडीकैप थी, उसके बावजूद उन्होंने 7 लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल की थी। और फिजिक्स में भी अंतरिक्ष ये पे इनका बहुत पकड़ था। और बहुत ही अचीवर, स्पेशल अचीवर है ये। विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में इनकी गणना की जा सकती है। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये फिजिक्स पढ़ाया करते थे। और जब ये कॉलेज में गए, शुरू से इनकी बचपन की वो प्रॉब्लम नहीं थी कि बचपन में से ये इनका कोई डिजीज था। एक मोटर न्यूरॉन नाम की एक डिजीज होती है जिसमें इंसान का अपने लिम्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, यानी अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं रहता। वो एक तरह से उनका हाथ पैर लुंज पुंज हो जाता है और फिर वो अपना हाथ और पैर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी बीमारी से पीड़ित थे। शुरू में ये बीमारी थोड़ी मॉडरेट थी और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई थी। इतना बढ़ गई थी कि इनके लिए अपनी बातों को कम्युनिकेट करना भी धीरे धीरे मुश्किल होने लगा था। पर ऐसे हैंडीकैप्ड, ऐसी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ऐसी अच्छे रिसर्च किए, दुनिया के लिए ऐसे यूज़फुल इंसाइट्स दिए। अंतरिक्ष के केस में इनका जो योगदान है वो बहुमूल्य है। उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो खैर उसके बारे में बात ही क्या करना। तो और व्हील चेयर पे इनको अपना पूरी ज़िंदगी बिताना पड़ा। इनको अपनी बातों को दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता था। बोल पाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर तक अपने ये पे चलने की कोशिश की, किसी पे आश्रित नहीं होते थे। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्होंने बहुत सारे स्पेशल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस भी डेवलप किए ताकि उनकी मदद से ये जितना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके उतना रहे। इनके जो लेक्चर्स हुआ करते थे फिजिक्स के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, ये सब हाईली सॉट आफ्टर हुआ करते थे। इनके अपने खुद के कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ वो फिजिक्स पढ़ाते थे, वहाँ तो इन लेक्चर्स की डिमांड होती ही थी। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर देने के लिए इनके पास रोजाना सैकड़ों रिक्वेस्ट आते थे, फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में, कन्वेंशंस में, कॉन्फ्रेंसेस में। और इनके बुक्स तो बेस्ट सेलर थे ही। आपके बुक में इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, पर पिछले साल यानी कि 18 मार्च या 14 मार्च 2018 को इनका खैर डेथ हो गया था। और ये उस समय के न्यूज़ चैनल्स में बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट बना था कि महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई। पर आपके बुक में वो कैप्चर नहीं हुआ। आपके बुक में उसको प्रेजेंट टेंस की तरह ही दिखाया गया है, बट नॉनदलेस ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर। अब हम लोग बात करते हैं होमवर्क की। चलिए होमवर्क पे थोड़ी बात हो जाए। सबसे पहली तो बात यह है कि पिछले दिनों मैंने चैप्टर 1 ईवीएस का ही चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म में टाइप करके आपको भेज दिया है। तो आप उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा चैप्टर 2 जिस पे आप भी और आज डिस्कशन हुई, उस पर व्हाट विल डू, आपको चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। एक दो बार कम से कम रीडिंग लगा लीजिए ताकि और बेहतर से समझ सके आप। और अगेन मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ कि आप ये मत समझिए कि होमवर्क तो कोई चेक होने वाला है नहीं, तो इसीलिए नहीं करेंगे। आपका अगर ऐसा सोच होगा तो आपका ही नुकसान होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज टाइम के एक्सरसाइज ए और बी, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको आप करने की कोशिश करें घर पे। उसके अलावा एक्टिविटी जोन 1 में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो आप खुद से कर लें। उसमें क्या है कि यू ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम मोर स्पेशल अचीवर्स। इस तरह के और कोई स्पेशल अचीवर्स जिनके बारे में आप जानते हैं उनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। ट्रस्ट मी, आप ऐसे महान लोगों के बारे, किसी भी महान लोग की जीवनी अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। दैट इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, तो वो करने की कोशिश करें। उसके अलावा आपका एक्टिविटी जोन 2 में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है कि आप अपने कमरे में, खास करके उस कमरे में जहाँ पे सामान चीज़ें ज़्यादा ना हो, वहाँ पे आँख क्लोज करके चलने की कोशिश कीजिए। एंड ट्राई टू फील कि एक इंसान जिसके देखने की शक्ति नहीं होती है या छीन ली जाती है, तो उसको दुनिया में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट मेक श्योर कि जब आप ये कर रहे हो तो आपके साथ कोई एडल्ट हो, ताकि आप कहीं टकरा वकरा के गिर भी ना जाए, आपको चोट वोट ना पहुँचे। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे
तो देखिएगा कि आप ऑटोमेटिक जो है जब आपकी आंखें बंद होती है तो आप अपने कानों से देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंज सुनाई दे रहा है, कानों से देखना। कानों से देखने से मेरा मतलब ये है कि जो आपका हैंडीकैप आंखों में नहीं देखने की वजह से हो रहा है, तो आप उसको कान से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या आप ध्यान दीजिएगा कि आप आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नेचर का इंतजाम है कि जब किसी का कोई एक हिस्सा अगर मजबूत हो जाता है तो बाकी सेंस ऑर्गन्स को, ऊपर वाला ज़्यादा मजबूत कमज़ोर हो जाता है तो बाकी सेंस ऑर्गन को थोड़ा ज़्यादा तेज कर देता है। तो आप देखिएगा कि अक्सर जो लोग देख नहीं पाते हैं तो उनका कान ज़रूरत से ज़्यादा शार्प होता है, ताकि वो लोग कम से कम स्लाइटेस्ट नॉइज और साउंड को भी सुन सके और उस पर रिएक्ट कर सके। तो ये आप देखिएगा कि आपका खुद हो जाएगा। जब आप आंख बंद करके चलने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आप ज़्यादा आवाज़ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और फिर लाइफ स्किल्स में जो एक क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देयर इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे तो खैर मंडे 27 जुलाई मैंने लिख दिया है, लेकिन लेट अस मेक इट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 28 जुलाई को वी विल हैव अ टेस्ट। टेस्ट 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में होगा। टेस्ट का मोड ये होगा कि कल मंडे है ना, अभी मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, कल मंडे को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा, और ट्यूसडे को 6 बजे मैं आपको एक डॉट 6 बजे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजूंगा, एक क्वेश्चन पेपर भेजूंगा। यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर विद इन हाफ एन आवर। इजी क्वेश्चंस होंगे, हाफ एन आवर में डुएबल होगा, 20 मिनट्स में डुएबल होगा। तो आप उस क्वेश्चन को हाफ एन आवर में सॉल्व करके और एग्जैक्ट 6:30 से पहले वापस मेरे व्हाट्सएप में भेज दें, उस ग्रुप पे पोस्ट कर दें अपने आंसर्स को। तो आप क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर्स लिखिए एक पेपर में, उसका फोटो खींचिए और वापस मेरे को भेज दीजिए। और जो भी एंट्री 6:30 के बाद आएगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये टेस्ट 20 नंबर का होगा, और ये जो 6:30 के बाद आप भेज ही नहीं पाएंगे, मैं 6:30 के बाद उस ग्रुप के सेटिंग्स को इस तरह से ब्लॉक कर दूंगा कि आप भेज ही नहीं पाएंगे। एंड प्लीज ट्रीट दिस एज ए कंपलसरी टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए बी प्रिपेयर्ड। आज आपको ये वीडियो मिल रहा है संडे को, मंडे को आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। नाउ विल कम टू एक्सरसाइज सी, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज टाइम का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में कुछ क्वेश्चन है, यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोज ऑन योर ओन, लेकिन फिर भी मैं एक आसान या एक समझाने के गरज से आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हुम डू वी इंटरेक्ट विथ मोस्ट ऑफ आवर टाइम। हम लोग ज्यादातर समय किससे इंटरेक्ट करते हैं? तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर्स मिल जाएंगे, 1 वर्ड 2 वर्ड का आंसर है, बट आंसर्स को लिखना कैसा है इसको समझने की थोड़ी सी मैं समझाने की मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। और देखिए जनरली किसी भी क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हुम डू वी इंटरेक्ट विथ मोस्ट ऑफ आवर टाइम, तो ये आंसर जो है वो यहीं से उठाएंगे कि वी इंटरैक्ट विथ मोस्ट ऑफ आवर टाइम वाला जो हिस्सा है उसी को सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वी इंटरैक्ट विथ, ये जो बॉक्स में है उसको सबसे पहले लिखा वी इंटरैक्ट विथ। उसके बाद फिर ये डॉट डॉट वाला हिस्सा है जिसमें वो 2 या 3 वर्ड्स आएंगे जो कि आप बुक से पढ़ के लाने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, एंड फिर वो मोस्ट ऑफ आवर टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, सिर्फ ये जो येलो बॉक्स वाला एरिया है उसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। सो डोंट ट्राई टू मग अप और मेमोराइज आंसर्स, ट्राई टू लर्न कि कैसे आंसर देना सीखें। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, वी इंटरैक्ट विथ इधर आ गया, वी इंटरैक्ट विथ इधर आ गया, मोस्ट ऑफ टाइम बाद में आ गया, बीच में वो 2 वर्ड्स आप फिल इन कर देंगे। देन अगेन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, हु लव्स द स्मेल ऑफ कोकोनट। तो इस पूरे क्वेश्चन में हु वर्ड को रिप्लेस, जो आंसर है 1 वर्ड का या 2 वर्ड का, ये एक फ्रेज होगा आंसर, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाकी लव्स द स्मेल ऑफ कोकोनट एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इवन दैट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो में भी सबसे पहले डिस्कस हुआ है, बुक में भी है, और आप लोग क्लास 1 क्या यूकेजी से इसको पढ़ते हैं। सो यू ट्राई टू आंसर दिस ऑन योर ओन। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेंसेस थिंग्स डिफरेंटली। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा चीजों को अलग सेंस करता है, चीजों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो अगेन इस क्वेश्चन में विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी की जगह बॉडी का वो पार्ट का नाम लिखा जाएगा। आप बुक पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा, इस वीडियो को भी देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, और फिर सेंसेस थिंग्स डिफरेंटली एज इट इज उतर आएगा। सो सेंसेस थिंग्स डिफरेंटली वहां पे उतर गया, और विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी की जगह
उस बॉडी पार्ट का नाम आ जाएगा। सो यू ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। एक्सरसाइज टाइम के अगर और कोई बाकी एक्सरसाइजेज हैं तो उनके आंसर और सी का आंसर और फिर 1 और 2 का ए और बी का आंसर भी मैं कल आप लोगों से शेयर कर लूँगा। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर मत निकलिए और होमवर्क जरूर बना लीजिए एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ऑल द बेस्ट।